हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द यूजीसी नेट सीरीज। आई होप आप लोगों का कल का यूजीसी का नेट एग्जाम सही गया होगा। अगर आप देखोगे कल के पेपर के बारे में ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि पेपर बहुत इजीली आया था। अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो पेपर आप आसान से कर सकते हैं। पेपर 2 की अगर हम बात करें, पेपर 1 का लेवल थोड़ा हार्ड था, आप कह सकते हैं मॉडरेट से डिफिकल्ट था। बट अगर हम पेपर 2 के बारे में बात करें तो आपका इजी टू मॉडरेट में गया हुआ है। अगर आपने हमारे से कोचिंग ली हुई है तो आपको बहुत इजी लगा होगा। मैंने आपको टिप्स बता रखी थी, आपको मैंने काउंटर क्वेश्चनिंग की भी टेक्निक बता रखी थी कि कैसे कैसे टेक्निक करने हैं। मीनवाइल हम जो इस वीडियो है टेक्निक्स टिप्स या फिर जो कल का पेपर हुआ इसके बारे में बातचीत नहीं करेंगे। हम हमारी जो यूजीसी नेट सीरीज चल रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। इससे पहले हमने कई क्वेश्चंस कर रखे हैं, अब आगे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन कह रहा है, अरेंज द पेयरिंग ऑफ द यूएस यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलाई एंड कंडीशनल स्टिमुलाई इन क्लासिकल कंडीशनिंग। किसकी बात कर रहा है? वो क्लासिकल कंडीशनिंग की यहाँ पर बात कर रहा है। इन टर्म ऑफ द ऑनसेट ऑफ द यूएस यानी कि सबसे पहले क्या आना चाहिए? आपका यूएस आना चाहिए, यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलाई आपका पहना आना चाहिए। उसके एस्पेक्ट से आपको यहाँ पर क्या करनी है? उसके एस्पेक्ट से आपको यहाँ पर पेयरिंग करनी है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आइए देखते हैं। पहले ऑप्शंस हम बाद में चलेंगे, पहले देखते हैं एबीसीडी। अगर हम बैकवर्ड कंडीशनिंग की बात करें तो सबसे बाद में ये कंडीशनिंग होती है। इसमें क्या होता है? पहले आप इंडिविजुअल को अनकंडीशनल स्टिमुलाई की जगह यूसीएस दे देते हैं, फिर उसके बाद हम क्या फॉलो करते हैं? फिर हम उसके आगे सीएस को यानी कि कंडीशनल स्टिमुलाई को फॉलो करते हैं। साइमल्टेनियस में हम क्या करते हैं? यूसीएस और सीएस को एक साथ दे देते हैं। डिलेड में क्या करते हैं? दोनों का ओवरलैप होता है। ओवरलैप किस किस का? आपका यूसीएस और यहां से, और ये आपका सीएस हो गया। ठीक है। ट्रेस कंडीशनिंग में क्या होता है? थोड़े दोनों के बीच में यानी कि यूसीएस और सीएस के बीच में गैप होता है, सीएस देन गैप फिर आपका यूसीएस। ये चारों की चारों कंडीशनिंग अगर हमने पढ़ रखी है और हमने आपको पढ़ाई भी है, आपने हमारी वीडियो देख रखी है, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, अगर आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पर अंदर क्या आता है, क्योंकि हमें किसके हिसाब से चलना है? उसने क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको यूएस यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुली के अकॉर्डिंग देखना है। तो अगर आप देखोगे अनकंडीशनल स्टिमुली सबसे पहले किस में आ रही है? बैकवर्ड में आ रही है। ठीक है। उसके बाद अनकंडीशनल स्टिमुली आपकी किसके अंदर आ रही है? साइमल्टेनियस। ओवरलैप में आपका थर्ड पार्ट हो गया और ट्रेस कंडीशनिंग में आपका 4 हो गया है। अगर आप देखें, अगर सीएस से करता तो यही आपका क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है, जो कि हम पढ़ते हैं। हम सीएस और यूसीएस के थ्रू हम पढ़ते हैं, जो कि पावलोव ने आपको पढ़ाया था। सबसे पहली कंडीशनिंग कौन सी होती है आपकी? ट्रेस कंडीशनिंग। दूसरे नंबर पर आपकी आती है डिलेड कंडीशनिंग, डिलेड कंडीशनिंग। फिर आपकी आती है साइमल्टेनियसली, और लास्ट में आपकी आती है बैकवर्ड कंडीशनिंग। बैकवर्ड कंडीशनिंग बहुत रेयर होती है, लेकिन जैसे होगी, अगर हम बात करें आपकी थेरेपी में बात करें, जैसे कि किसी को कैंसर है या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पर, तो वहां पर बैकवर्ड कंडीशनिंग आपको देखने को मिलती है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा सबसे पहले ए बी सी डी। तो ऑप्शन नंबर अगर हम यहाँ पर देखें, आपका ऑप्शन जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ये इनका यहाँ पर इन्होंने सही आंसर दे रखा है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की बात करते हैं। यहाँ पर लिस्ट 1 क्या है? आपकी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। लिस्ट 2 में आपकी क्या दे रखी है? एक्सप्लेनेशन दे रखी है। सबसे पहले देखते हैं एनकोडिंग, स्पेसिफिसिटी, हाइपोथेसिस। दूसरी आपके रिट्राइवल, इंड्यूस फॉरगेटिंग, स्कीमा, थ्योरी ऑफ मेमोरी एंड लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मेमोरी। देखिए, जैसी मेरे को स्कीमा दिखा, स्कीमा से आपको पता चल जाना चाहिए कि मैं स्कीमा से किसकी बात कर रहा हूँ? मीनिंग की बात कर रहा हूँ। स्कीमा से मैं मीनिंग की बात कर रहा हूँ, यानी कि सी का अगर मैं देखूंगा, डज नॉट इंडोर्स डिफरेंट मेमोरी, सप्रेस अनवांटेड मेमोरी, सुपीरियरिटी ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ रिकॉल, इफेक्ट ऑफ मीनिंग। सीधा सीधा मेरे को यहाँ से दिख गया स्कीमा का। मैंने ऊपर वाले ने देखा, सबसे इजी मेरे को स्कीमा का लगा। स्कीमा का आपका मीनिंग एंड नॉलेज से होता है। सी का आपका कौन सा आ रहा है? फोर्थ। सी का फोर्थ कहां पर आ रहा है? अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर 2 में सिर्फ सी का फोर्थ आ रहा है। मेरे को आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम इसके बारे में और देखें, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग में यहाँ पर इन्होंने किसकी बात करी है? यहाँ पर आपकी डीप और शैलो आपकी प्रोसेसिंग थ्योरी में बात करी है, डीप और शैलो थिंकिंग की। अगर यहाँ पर हम बात करें, ऑप्शन नंबर डी का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। कोई भी स्टोरेज की यहाँ पर बात नहीं करी है। लेवल ऑफ प्रोसेसिंग में क्या होता है कि आप अपनी जो मेमोरी है, जो आप किसी चीज पर अटेंशन दे रहे हैं, किसी चीज को आप रिट्राइवल कर रहे हैं, तो वो किस एक पाथ
के थ्रू जाती है। यहाँ पर कोई भी स्टोरेज सिस्टम की यहाँ पर बात नहीं करी है। डी का 1 बिल्कुल ठीक है। डी का 1 अगर आपको पता है तो भी आपका ये ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ए का क्या है, इनकोडिंग स्पेसिफिसिटी। हाइपोथेसिस क्या होती है, सिक्योरिटी ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ओवर रिकॉल, बिल्कुल ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी का क्या दे रखा है, सेकंड, सप्रेस अनवांटेड मेमोरी, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स। जो आपकी रिट्राइवल इंड्यूस फॉरगेटिंग होती है, आप उन चीजों को भूलना चाहते हैं जो कि अनवांटेड रहती है। जैसे कि अगर आप एग्जाम में होते हैं, एग्जाम में आप याद कर रहे हैं कुछ चीज को, याद करते करते आपको उससे रिलेटेड कोई गाना या फिर उससे एसोसिएशन में कोई गाना, जैसे कि सपोज करिए आप आंसर लिख रहे हैं और आपने उस आंसर को पढ़ते पढ़ते गाना सुना है, तो वो गाना आपको आंसर को लिखते लिखते समय भी आ जाएगा। तो समटाइम्स जो रिट्राइवल इंड्यूस फॉरगेटिंग रहती है वो सप्रेस करती है अनवांटेड मेमोरी, यानी कि जो कि उस टाइम उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। तो सेकंड का आपका बी का सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर है। Moving on to the next question. Loftus and Pickrell in 1995 asked people to read and think about the event which had happened to them in the childhood and also instructed to write a description of one event which was actually fictitious. About one third of the participants described the fictitious events as having really happened to them. This is called, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो लॉफ्टस और पिकरल थे, इन्होंने 1995 में इट्स अ रियल एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन को ही आपका जो एक्सपेरिमेंट है उसको ही क्वेश्चन बना दिया है। यहाँ पर इन्होंने क्या करा कि दो जो बच्चे लिए या फिर दो ग्रुप में बच्चों को डिवाइडेड कर दिया और उनसे कहा कि आपको दो इवेंट लिखने हैं, एक रियल इवेंट और एक फिक्टिशियस इवेंट। आफ्टर सम टाइम जब उन्होंने उनसे बात करी और डिस्क्राइब करने की कही फिक्टिशियस इवेंट को, तो उन्होंने उन जो रियल इवेंट है ऐसे डिस्क्राइब करा जैसे कि वो फिक्टिशियस इवेंट उनके साथ हुए हैं, जबकि इन रियलिटी वो जो फिक्टिशियस इवेंट्स थे उनके साथ नहीं हुए थे। तो ये सारी चीजें किस पार्ट में आती है, आपकी आई विटनेस, फर्स्ट मेमोरी, फ्लैशबल्ब मेमोरी, ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी। बहुत ही सिंपल आंसर है, अगर आप इसको एलिमिनेट करेंगे, ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, फ्लैशबल्ब मेमोरी भी नहीं हो सकता है, फॉल्स मेमोरी इज द राइट आंसर। व्हाई? क्योंकि बच्चे को लग रहा है उसके साथ ऐसा हुआ है जबकि उसके साथ ऐसा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने एक फिक्टिशियस या फिर आप कह सकते हैं इमेजिनरी इवेंट को अपनी माइंड के अंदर क्रिएट कर लिया और उसको अपने जो रियल मेमोरी था उसका पार्ट बना लिया। दैट इज योर फॉल्स मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द ओनली राइट आंसर। Moving on to the next question. When a target is defined by just one distinct feature, एक टारगेट है या फिर कोई भी स्टिमुलाई है, उसका एक बहुत ही अलग फीचर है which is available on its feature map and its attention to itself is known as। जैसे सपोज करिए कोई इंडिविजुअल है, वो आईफोन लेने जाता है, तो 90% ऑफ द इंडिविजुअल हु बॉट आईफोन आर जस्ट बेसिकली बिकॉज ऑफ देयर कैमरा। कि भाई आईफोन क्यों ले रहे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि एक स्टेटस सिंबल है, स्टेटस सिंबल के हिसाब से भी लेते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे आजकल हर किसी के पास आईफोन है। अगर आप जर्नली आप पूछोगे, आईफोन स्टेटस सिंबल नहीं रहा, पहले था। अगर मैं 2015, 2018 या 2020 तक बात करूं तो आईफोन आपका स्टेटस सिंबल था। अब 90% जो आपकी इंडिविजुअल है आईफोन स्टेटस सिंबल के लिए नहीं, क्यों? क्योंकि इसका कैमरा अच्छा है, इसलिए इसको बाय करते हैं। अगर कैमरा अच्छा है तो आप देखोगे अगर जो आईफोन यूजर हैं या अगर रियलिटी में भी हम बात करें तो उनकी बैटरी लाइफ बहुत कम है। इवन आई एम यूजिंग द आईफोन, मैं अपने ही पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूं, तो उनकी क्या है, बैटरी लाइफ कम हो जाती है। ऑल्सो आई डोंट हैव टू क्लिक सो मेनी ऑफ पिक्चर बट आई जस्ट बॉट इट बिकॉज ऑफ द सिंप्लिसिटी। इसमें जो अगर आप काम करोगे तो थोड़ा इजी रहता है। एनी हाउ बैक टू द क्वेश्चन। तो अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई की जो एक चीज है, पर्टिकुलर वन स्पेसिफिक थिंग्स को आप अटेंशन देते हो जो कि एज कंपेयर टू अदर थिंग्स में डिस्टिंक्ट है, तो वो क्या कहलाती है जो कि आपका अटेंशन खींच रही है? दैट इज बाइंडिंग इफेक्ट, पॉप आउट इफेक्ट, कंजक्शन इफेक्ट या फिर ओरिएंटेशन इफेक्ट। ये अगर आप देखोगे एस्टेट में भी हमने आपको करवाया है, ये आपका एमएच सेट के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ था। और इसलिए मैं कहता हूं गाइस, ये जो सेट होते हैं स्टेट सेट, इनको जरूर करो। पॉप आउट इफेक्ट होता है, पॉप आउट नाम से ही पता चल रहा है, पॉप आउट यानी कि पॉप आउट बाहर आ जाना। अगर आप देखोगे इतने सारे फीचर्स हैं, सब में वही फीचर्स हैं, लेकिन आपने क्या फीचर देखा आईफोन के अंदर कि उसका कैमरा बहुत अच्छा है। अब उस कैमरे की वजह से जो उसकी जो थोड़ी सी डिसएडवांटेज है, जैसे कि बैटरी या फिर कॉस्टली ज्यादा होना
ये सारी चीजें क्या होगी, ये सारी चीजों को आपने उसे पीछे छोड़ दिया, बट उसके एक डिस्टिंक्ट फीचर की वजह से आपने उसे ले लिया, दैट इज नोन एज द पॉप आउट इफेक्ट। गाइस, अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस हैं आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिलती रहे। राइट, अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पावलोव व्हाइल डिस्कसिंग द स्ट्रॉन्ग स्लैश वीक नर्वस सिस्टम, नर्वस या फिर आप कह सकते हैं सिस्टम, बिलीव दैट द पॉइंट ऑफ द ट्रांस मार्जिनल इनहिबिशन इज द पॉइंट बियॉन्ड विच। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रांस मार्जिनल इनहिबिशन क्या होता है। अगर आपने हमारी क्लासेस ली हैं तो मैंने आपको बता रखा है, इसे TMI इफेक्ट भी कहते हैं, ट्रांस मार्जिनल इफेक्ट। अब बेसिकली ये क्या हुआ था, पावलोव की स्टडी तो सब जानते हैं, लेकिन एक स्टडी इन्होंने 1924 में भी करी थी और ये रियल इवेंट बेस्ड स्टडी है। बेसिकली क्या हुआ था कि फ्लड आ गया था। अब जब फ्लड मतलब बाढ़ आ गई थी, तो उस समय जैसे जो केजेस में जो डॉग थे वो उस फ्लड में बहने लग गए, तैरने लग गए। अब जब जो डॉग जो ट्रैप थे केजेस में, वो जब तैरने लग गए और जब उनको बचाया गया आफ्टर सम टाइम बाढ़ आने के, क्योंकि आप देखते हैं कि जो जानवर होते हैं वो हल्का तैर लेते हैं, राइट, तो डूब नहीं पाते, या फिर अगर काफी लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम तक वो अगर तैरते रहे तो फिर वो थक कर डूबने लग जाते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ डॉग्स को बचा लिया गया। अब उन्होंने क्या देखा कि जब उन डॉग्स को हमने बचा लिया या रेस्क्यू कर लिया, तो जो उनके कंडीशन रिफ्लेक्स थे वो बिल्कुल कंप्लीटली डिसअपियर हो गए थे। इसको मैं लेमन टर्म में आपको और समझाता हूँ। ये थी जो बेसिकली रियल स्टडी थी। रियल स्टडी में उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई भी इंडिविजुअल, अब इसको मैं साइकोलॉजिकल टर्म में समझाता हूँ, कोई भी रियल इंडिविजुअल है, अगर वो एक्सट्रीम टेरर या फिर एक्सट्रीम स्ट्रेस अचानक से ट्रिगर कर दिया जाए, तो जो उसकी कंडीशनल स्टिमुली है वो रिएक्ट करना या फिर रिफ्लेक्स देना बिल्कुल भी बंद कर देगी। आपने देखा होगा कि कई लोग बिल्कुल जब ज्यादा नर्वसनेस हो जाते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो ये ट्रांस मार्जिनेशनल इवेनिशन क्या कहलाता है कि कंप्लीटली शट डाउन योर कंडीशनल रिफ्लेक्सेस। जब आपके कंडीशनल रिफ्लेक्सेस कंप्लीटली शट डाउन हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम स्ट्रेस, जब आपको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम स्ट्रेस होने लग जाता है, दैट इज ट्रांस मार्जिनल इनहिबिशन। ये जो स्टडी थी 1924 में करी गई थी बाय द पावलोव, इस चीज को भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर ये कहा गया हुआ है कि जो ट्रांस मार्जिनल इनहिबिशन होता है वो इज द पॉइंट बियॉन्ड विच, और वो पॉइंट किसके बियॉन्ड होता है, जो ट्रांस मार्जिनल रहता है वो किसके थ्रू आपको बियॉन्ड में दिखता है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया हुआ है ऑप्शंस में, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेस्पॉन्स डिक्रीजेस एज स्टिमुली इंटेंसिटी डिक्रीजेस, कि जो रेस्पॉन्स का मैग्नीट्यूड है वो कम होने लग जाता है जैसे जैसे जो स्टिमुलस की इंटेंसिटी है वो कम होने लग जाती है। फिर दूसरा ऑप्शन इन्होंने दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ द रेस्पॉन्स इंक्रीजिंग एज द स्टिमुलस डिक्रीज, यानी कि यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का दे रखा है कि अगर रेस्पॉन्स इंक्रीज होगा तो स्टिमुलस डिक्रीज होगा। फिर थर्ड ऑप्शन में इन्होंने दे रखा है कि रेस्पॉन्स इंक्रीज ही होगा, स्टिमुलस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चौथे में दे रखा है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ रेस्पॉन्स है वो हमेशा घटेगा, स्टिमुलस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। देखिए, अब यहाँ पर ट्रांस मार्जिनल इनहिबिशन की तो मैंने स्टडी आपको बता दी। अब इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं ये वो भी देख लेते हैं, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूं। पहला पार्ट आपका होता है इक्विवेलेंट फेज। इक्विवेलेंट फेज सारे पार्ट्स की बात करेंगे। दूसरा होता है आपका पैराडॉक्सिकल फेज, और जो थर्ड पार्ट होता है वो आपका होता है अल्ट्रा पैराडॉक्सिकल फेज। बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, जो इक्विवेलेंट फेज होता है उसमें आपकी जो स्टिमुलस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है रेस्पॉन्स के। डायरेक्टली मतलब जैसे जैसे स्टिमुलस बढ़ता रहेगा वैसे वैसे रेस्पॉन्स बढ़ता चलेगा, और जैसे जैसे स्टिमुलस घटता चलेगा रेस्पॉन्स भी घटता चलेगा। पैराडॉक्सिकल फेज में जो आपकी स्टिमुलस होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके बेटा, रेस्पॉन्स के।
दैट मीन्स अगर स्टिमुलस बढ़ेगा तो रेस्पॉन्स घटेगा, और अगर रेस्पॉन्स बढ़ेगा तो स्टिमुलस घटेगा, वाइस वर्सा। अल्ट्रा पैराडॉक्सिकल फेस में क्या रहता है, ये इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका जो नेगेटिव स्टिमुलाई है वो सिर्फ आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा या फिर पॉजिटिव रेस्पॉन्स देगा। अब इसका एक एग्जांपल समझते हैं। स्टिमुलस जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे रेस्पॉन्स इंक्रीज होता चलेगा। दैट मीन्स कि आप नॉर्मल रेस्पॉन्स कर रहे हो किसी भी मैचिंग स्टिमुली में। कोई आपको चीज अच्छी लग रही है, आप उसके पास जा रहे हो, कोई चीज आपको बेकार लग रही है, आप उसे खा नहीं रहे या फिर उससे दूर जा रहे हो। इक्विवेलेंट फेस। पैराडॉक्सिकल फेस में क्या होता है कि अगर अगर सपोज करिए एक इंडिविजुअल है, बहुत ज्यादा एंशियस है, सोशल इंटरेक्शन से बहुत ज्यादा एंशियस है, तो वो सोशल सिचुएशन में जाने से कतराएगा। यानी कि स्टिमुलस जितना पास आएगा रेस्पॉन्स उतने कम रहेंगे, स्टिमुलस जितना दूर रहेगा उतनी ज्यादा वो रिस्पॉन्स देगा। दैट इज पैराडॉक्सिकल फेस। अल्ट्रा पैराडॉक्सिकल फेस में क्या होता है कि अगर एक इंडिविजुअल स्ट्रेस है, बिहेव कैसे करना चाहिए उसे, कि स्ट्रेस है तो बहुत ज्यादा एंशियस या फिर एकदम कह सकते हैं डिप्रेसिव होना चाहिए। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल स्ट्रेस है और उस चीज को वो इंजॉय कर रहा है, उस चीज को वो एज ए पॉजिटिव ले रहा है, दैट इज योर अल्ट्रा पैराडॉक्सिकल फेस। आपने देखे होंगे कई इंडिविजुअल होते भी हैं, जब इतना ज्यादा स्ट्रेस होने लग जाता है तो वो हंसने लग जाते हैं। कुछ इंडिविजुअल कहते हैं कि जब हमारे ऊपर ओवर वर्कलोड होता है तभी हम काम कर पाते हैं। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द अल्ट्रा पैराडॉक्सिकल फेस, राइट। तो ये आपका टीएमआई दैट इज ट्रांस मार्जिनल इनिबिशन है, उसके 3 स्टेजेस मैंने बता दी। आप क्वेश्चन में देखते हैं, दोबारा पढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। पावलोव व्हाइल डिस्कसिंग द स्ट्रॉन्ग या फिर वीक नर्वस या फिर सिस्टम बिलीव दैट द पॉइंट ऑफ ट्रांस मार्जिनल इनिबिशन इज ए पॉइंट बियॉन्ड विच, उन्होंने कहा है कि जो ट्रांस मार्जिनल पॉइंट रहता है उसके पीछे बियॉन्ड विच क्या रहता है, अभी मैंने आपको बताया द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेस्पॉन्स डिक्रीजेस एज द स्टिमुली इंटेंसिटी डिक्रीजेस। दैट मीन्स हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर इक्विवेलेंट फेस की बात कर रहे हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैंने बताया, अगर स्टिमुली इंक्रीज होगा तो रेस्पॉन्स इंक्रीज होगा, स्टिमुली डिक्रीज होगा तो रेस्पॉन्स डिक्रीज होगा। अगर आप देखोगे ये जो आपका सेकंड ऑप्शन है ये आपका पैराडॉक्सिकल फेस का बारे में बता रहा है, राइट। आपके पैराडॉक्सिकल फेस के बारे में बता रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, कि अगर जो रेस्पॉन्स है इंक्रीज होगा उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन यहां पर अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो यहां पर वो बात किसकी कर रहा है, दैट इज योर इक्विवेलेंट फेस की। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह सकता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप चैनल, यूट्यूब चैनल, और यूट्यूब चैनल तो ये है ही है, आप हमारे टेलीग्राम पे भी हमें अप्रोच कर सकते हैं। बाकी जल्दी हम एक ऐप लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर आप फ्री कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर भी इन सारी चीजों को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है व्हाट यू कॉल द इंटेंशन दैट इज ड्रॉन ऑटोमेटिकली टू स्टिमुलस विदाउट द इंटेंशन ऑफ द पार्टिसिपेंट, कि आप उस चीजों को या फिर उस अटेंशन को क्या कहोगे जो कि ऑटोमेटिकली किसी भी एक स्टिमुलस के पास चला जाता है या फिर अपनी तरफ वो स्टिमुलस दूसरों का अटेंशन क्या कर लेता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। एक्सोजीनियस, एक्सोजीनियस, शैडोइंग या फिर डिवाइडेड अटेंशन। अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर क्या कह रहा है, दैट इज ड्रॉन ऑटोमेटिकली। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था। आप सपोज करिए कि एक शो में गए हैं, वहां पर शो में कोई भी XYZ सेलिब्रिटी आ रहा है, सपोज करिए शाहरुख खान आ रहा है। अब आप सर्च किसको कर रहे हो, शाहरुख खान को। दैट इज योर टॉप डाउन प्रोसेसिंग। आप उस इंडिविजुअल को क्या कर रहे हो, सर्च कर रहे हो। लेकिन सडनली यहां पर एक लड़ाई हो जाती है और आपका ध्यान स्टेज सेट के, अभी शाहरुख खान नहीं आया, आपका ध्यान इस लड़ाई पर चले जाता है। अब अगर आप देखोगे तो क्या आप ये सोच के गए थे कि मैं किसी और चीज को या किसी और चीज पे मेरा फोकस जाएगा, नहीं। यहाँ पर जो स्टिमुलस है, यहाँ पर जो स्टिमुलस है उसने आपका ध्यान क्या कर लिया, अपनी तरफ क्या कर लिया, आकर्षित कर लिया। और यही तो वो क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑटोमेटिकली जो आपका ध्यान था उसने अपनी तरफ ले लिया। ये क्या होती है आपकी बॉटम अप, राइट, बॉटम अप प्रोसेसिंग। अगर आप देखोगे
बॉटम अप को हम क्या कहते हैं, एक्सोनस, और टॉप डाउन को क्या कहते हैं हम, एक्सोजीनस। यहाँ पर बात किसी कर रहा है, ऑटोमेटिकली ड्रॉन की, यानी कि स्टिमुली ने हमारा अटेंशन अपनी तरफ ले लिया है, बॉटम अप प्रोसेसिंग कह लीजिए या फिर एक्सोजीनस अटेंशन कह लीजिए, बोथ आर द सेम थिंग। देखिए क्वेश्चन को अगर आप ढंग से समझते हैं तो आपका आंसर वही निकल आता है। और इसलिए मैं कहता हूं क्वेश्चन में एक या दो ऐसे वर्ड होते हैं जो उस क्वेश्चन की कोर वर्ड होते हैं, यानी कि उस क्वेश्चन की जान होते हैं, जहां से आपको क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा, वो आपको पहचानना आना चाहिए। ये क्वेश्चन तो देखिए बहुत इजी है, बहुत बार हमने कर रखा है। 5 phenomena is the best seen between which of the following, that is 330 to the 200 मिलीसेकंड के बीच में दिखाया जाता है 5 फिनोमेना। इसके बीच में क्या करा जाता है, जो 2 स्लेट्स थे उनको बहुत ज्यादा जल्दी रोटेट करा गया था अप एंड डाउन में। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट कंप्राइजेस हैप्टिक परसेप्शन। हैप्टिक क्या होता है, हैप्टिक मतलब होता है आपका टच परसेप्शन। अब बात यहां पर किसकी हो रही है, टच परसेप्शन की। अगर आप देखोगे टच परसेप्शन में, क्या आप किसी चीज को टच करके उसका शेप बता सकते हो, ये सर्कल है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, बिल्कुल ठीक, ए आंसर ठीक है। क्या आप उसका साइज बता सकते हो, बिल्कुल ठीक। सपोज करिए आपने, अब मैं आपकी अगर आइस को बंद कर दूं, या आप अपनी आइस को बंद कर लीजिए और बोतल को टच करिए या फोन को टच करिए, आप बता सकते हो कि फोन का साइज छोटा है बड़ा है। आप बोतल का साइज बता सकते हो कि बोतल अप्रोक्स कितने लीटर की है, नहीं यार ये बड़ी बोतल है, ऑफ कोर्स ये 2 लीटर की होगी या फिर 1.5 लीटर की होगी। और जो 250 ml की बोतल है आप उसको अलग बता सकते हो, यानी कि आप साइज बता सकते हो आराम से। क्या आप वॉल्यूम बता सकते हो, सपोज करिए वॉल्यूम किसके लिए आता है, हमेशा मेनली लिक्विड थिंग्स के लिए आता है। अगर मैं आपकी आईज को कवर करके आपके हाथ के ऊपर पानी डालू, क्या आप बता सकते हो उसकी वॉल्यूम कितनी है, 1 लीटर पानी डल रहा है, 2 लीटर डल रहा है, नहीं, आप बिल्कुल नहीं बता पाओगे। आप ये बता सकते हो कि हाँ ये लिक्विड है, उसकी विस्कोसिटी यानी कि गाढ़ेपन से, कि हाँ ये पानी है या फिर ये तेल है या फिर ये शहद है, राइट। आप उसकी विस्कोसिटी से बता सकते हो, लेकिन उसकी वॉल्यूम आप फिर भी नहीं बता सकते। अगर मैं आपके हैंड पर शहद भी डालूं तो भी आप ये बता सकते हो हाँ इट इज अ हनी, बट हाउ मच हनी, you cannot tell, you cannot tell the quantity, not quality, you cannot tell the quantity of it, कि कितनी क्वांटिटी में है। आइडेंटिफाई, लेकिन क्या आप उसको आइडेंटिफाई कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। अगर मैं विस्कोसिटी की भी बात करूं तो आप बता सकते हो कि ये ग्लू है, ये शहद है, ये तेल है और ये पानी है, बिल्कुल डेफिनेटली। यानी कि जो हमारा हैप्टिक परसेप्शन है वो क्या क्या किस किस पे कॉम्प्राइज करता है, आपका शेप, साइज एंड आइडेंटिटी, ए बी डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है, सेंसिटिविटी टू टारगेट्स रिफ्लेक्ट्स द प्लेसमेंट ऑफ द फ्लेक्सिबल क्राइटेरिया एंड इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ द हिट माइनस फॉल अराउंड। ये अगर आपने नहीं करी है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, मैंने आपको करवा भी रखी है, हिट माइनस फॉल्स अलार्म, कि कब कब आप हिट करते हैं, कब कब आपका फॉल्स अलार्म रहता है। ठीक है, तो असर्शन में क्या कह रहा है कि सेंसिटिविटी जो टारगेट्स रहती है रिफ्लेक्ट करती है कितना फ्लेक्सिबल क्राइटेरिया है जिससे कि आप मेजर कर सके हिट माइनस फॉल्स अलार्म, और जो वो फ्लेक्सिबिलिटी क्या रहती है, एच माइनस फॉल्स अलार्म, यानी कि हिट माइनस फॉल्स अलार्म। ठीक है, रीजनिंग में क्या दे रहा है, व्हेन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मेकिंग अ मिस आर वेरी ग्रेव वी लोअर द क्राइटेरिया ऑफ कंसिडरिंग समथिंग एज हिट। बिल्कुल ठीक है, कैसे, देखिए पहले रीजनिंग समझते हैं। ये क्या कह रहा है कि सपोज करिए कि आप एक ऐसी सिचुएशन में जहां पर अगर आप मिस कर गए तो उससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लिख रहे हैं ना, इफ कंसिक्वेंसेस ऑफ मेकिंग ए मिस आर वेरी ग्रेव, जैसे कि लैंडिंग करते वक्त एरोप्लेन अगर मिस कर गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ग्रेव हो सकते हैं। जो उसमें पैसेंजर बैठे हुए हैं वो सारे क्या हो सकते हैं, मर सकते हैं। सेम अगर आप देखते होगे बहुत ज्यादा जो पुरानी मूवी थी उसके अंदर दिखाते थे 3 तार होते थे और दोस्त मतलब हीरो को एक तार काटना होता था और वो कहता था लाल पीला और काला, बता कौन सा तार काटूं। अगर वो गलत तार काट देता तो दैट मीन्स उस टाइम उसके साथ साथ और लोगों की जान चली जाती है। यहाँ पर यही चीज को वो बता रहा है कि जब कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं अगर आप मिस कर जाओ तो उसके बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो हम जो क्राइटेरिया होते हैं उस क्राइटेरिया को
हिट करने यानी कि सही चीजें, सही एस्पेक्ट, सही रिजल्ट लाने का जो क्राइटेरिया होता है उसको कम कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर आप देखेंगे जितनी हार्ड चीज है उसका हम थोड़ा जो क्राइटेरिया है या फिर अगर हार्ड पेपर है तो हम उसकी मेरिट को नीचे ले आते हैं। सेम उसी तरीके से अगर एक हार्ड सिचुएशन है जिसमें अगर कोई इंडिविजुअल मिस कर जाएगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे, तो हम हिट करने के जो क्राइटेरिया है उसको बिल्कुल नीचे ले आएंगे, यानी कि ये रीजन बिल्कुल ठीक है। असर्शन में इसने कहा है कि सेंसिटिविटी टू टारगेट रिफ्लेक्ट द प्लेसमेंट ऑफ ए फ्लेक्सिबल क्राइटेरिया। देखिए यहाँ पर उन्होंने बता रखा है कि जो क्राइटेरिया रहता है वो क्या रहता है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल क्यों रहता है? क्योंकि वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर आपकी सिचुएशन इतनी ज्यादा ग्रेव नहीं है तो आप उसके लिए हार्ड एस्पेक्ट्स यूज करेंगे, लेकिन अगर वहीं पर सिचुएशन काफी ज्यादा ग्रेव है, लॉर्ड्स ऑफ लाइफ डिपेंड ऑन यू, तो वहां पर जो हिट क्राइटेरिया है हम उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल कर देंगे और लोअर क्राइटेरिया कर देंगे। ये असर्शन है, ये रीजनिंग है, ये इसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट बता रहा है। दैट मीन्स ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन या ये थ्योरी आपसे बहुत बार पूछी जाती है, हिट माइनस फॉल्स अलार्म, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और आई होप आप ये सारे क्वेश्चन करके जाए। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। 10 क्वेश्चन हम दोबारा नेक्स्ट में लेके आएंगे। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन अभी रह गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखिए यहाँ से आपके पीवाईक्यू होते चलेंगे, कंसेप्ट क्लियर होते चलेंगे और आपका पेपर भी हम यहाँ से आपका पास करवा देंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। We will meet in the next video. Till then, keep smiling, keep gathering lots of memory. This is Caffeine Shot signing off. Have a great day. Take care, all of you.